सर रिचर्ड चार्ल्स निकोलस ब्रैंसन जन्म 18 जुलाई 1950 एक ब्रिटिश बिजनेस मैग्नेट हैं। 1970 के दशक में उन्होंने वर्जिन ग्रुप की सहस्थापना की, जो आज विभिन्न क्षेत्रों में 400 से अधिक कंपनियों को नियंत्रित करता है। ब्रैंसन ने कम उम्र में ही उद्यमी बनने की इच्छा व्यक्त की थी। 16 साल की उम्र में उनका पहला व्यावसायिक उद्यम स्टूडेंट नामक पत्रिका थी। 1970 में उन्होंने एक मेलऑर्डर रिकॉर्ड व्यवसाय स्थापित किया। उन्होंने 1972 में रिकॉर्ड स्टोर्स वर्जिन रिकॉर्ड्स की एक श्रृंखला खोली, जिसे बाद में वर्जिन मेगा स्टोर्स के नाम से जाना गया। 1980 के दशक के दौरान ब्रैंसन का वर्जिन ब्रांड तेजी से बढ़ा, क्योंकि उन्होंने वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन शुरू की और वर्जिन रिकॉर्ड्स म्यूजिक लेबल का विस्तार किया। 1997 में ब्रिटिश रेल के निजीकरण के दौरान ब्रैंसन ने यात्री रेल फ्रैंचाइज के लिए बोली लगाने के लिए वर्जिन रेल समूह की स्थापना की। वर्जिन ट्रेन ब्रांड ने 1997 से 2019 तक इंटरसिटी वेस्ट कोस्ट फ्रैंचाइजी, 1997 से 2007 तक इंटरसिटी क्रॉस कंट्री फ्रैंचाइजी और 2015 से 2018 तक इंटरसिटी ईस्ट कोस्ट फ्रैंचाइजी का संचालन किया। 2004 में उन्होंने मोजाबे एयर पर आधारित स्पेसफ्लाइट कॉरपोरेशन वर्जिन गैलेक्टिक की स्थापना की। कैलिफोर्निया में स्पेस पोर्ट अंतरिक्ष पर्यटन के लिए डिजाइन किए गए स्पेसशिप टू सबऑर्बिटल स्पेसप्लेन के लिए प्रसिद्ध है। मार्च 2000 में ब्रैंसन को उद्यमिता की सेवाओं के लिए बकिंघम पैलेस में नाइट की उपाधि दी गई थी। खुदरा, संगीत और परिवहन, भूमि, वायु, समुद्र और अंतरिक्ष यात्रा में रुचि के साथ में अपने काम के लिए, रोमांच के प्रति अपनी रुचि और अपने मानवीय कार्यों के लिए वह एक प्रमुख वैश्विक व्यक्ति बन गए हैं। 2007 में उन्हें टाइम द्वारा विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में रखा गया था। जून 2023 में फोर्ब्स ने ब्रैंसन की अनुमानित कुल संपत्ति 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर बताई। 11 जुलाई 2021 को ब्रैंसन ने अंतरिक्ष के किनारे वर्जिन गैलेक्टिक यूनिटी 22 पर एक यात्री के रूप में यात्रा की, जो उनकी अंतरिक्ष उड़ान कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के लिए एक सबऑर्बिटल परीक्षण उड़ान थी। मिशन लगभग 1 घंटे तक चला, 53.5 मील 86.1 किलोमीटर की चरम ऊंचाई तक पहुंचा। 70 साल की उम्र में ब्रैंसन अंतरिक्ष में जाने वाले तीसरे सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए। अर्ली लाइफ। रिचर्ड चार्ल्स निकोलस ब्रैंसन का जन्म 18 जुलाई 1950 को ब्लैकहीथ, लंदन में हुआ था, जो एक बैरिस्टर एडवर्ड जेम्स ब्रैंसन 1918 से 2011 और उनकी पत्नी एवेट हंटले ब्रैंसन नी फ्लिंट 1924 से 2021 के पुत्र थे। एक पूर्व बैले डांसर और एयर होस्टेस। उनकी 2 छोटी बहनें हैं, लिंडी और वैनेसा। उनके दादा सर जॉर्ज आर्थर हार्विन ब्रैंसन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और प्रिवी काउंसलर थे। ब्रैंसन के परदादा जॉन एडवर्ड ब्रैंसन 1793 में इंग्लैंड छोड़कर भारत आ गए। जॉन एडवर्ड के पिता हैरी विल्किंस ब्रैंसन बाद में मद्रास में अपने बेटे के साथ शामिल हो गए। 1793 से शुरू होकर ब्रैंसन के परिवार की 4 पीढ़ियां भारत में रहीं, ज्यादातर आधुनिक तमिलनाडु के कुड्डालोर में। शो फाइंडिंग योर रूट्स में ब्रैंसन को 3.9% दक्षिण एशियाई भारतीय डीएनए दिखाया गया था, जो संभवतः अंतर्विवाह के माध्यम से था। बाद में उन्होंने कहा कि उनकी परदादी में से एक आर्या नाम की भारतीय थीं। ससेक्स में क्लिफ व्यू हाउस स्कूल में कुछ समय के लिए दाखिला लेने से पहले ब्रैंसन की शिक्षा सरे के एक प्री स्कूल स्कैटक्लिफ स्कूल में हुई थी। उन्होंने 16 साल की उम्र तक बकिंघमशायर के एक निजी स्कूल स्टोव स्कूल में पढ़ाई की। ब्रैंसन को डिसलेक्सिया है और उनका शैक्षणिक प्रदर्शन खराब था। स्कूल में अपने आखिरी दिन उनके प्रधानाध्यापक रॉबर्ट ड्रेसन ने उनसे कहा कि वह या तो जेल जाएंगे या करोड़पति बन जाएंगे। ब्रैंसन ने ADHD होने के बारे में भी खुलकर बात की है।
ब्रैनसन के माता पिता बचपन से ही उनके प्रयासों के समर्थक थे। उनकी मां एक उद्यमी थीं। उनके सबसे सफल उद्यमों में से एक लकड़ी के टिश्यू बक्से और रद्दी कागज के डिब्बे बनाना और बेचना था। 1967 से 1968 तक लंदन में उन्होंने बैठना शुरू कर दिया। ब्रैनसन नास्तिक हैं। उन्होंने 2011 में CNN के पियर्स मॉर्गन के साथ एक साक्षात्कार में कहा था कि वह विकास और मानवीय प्रयासों के महत्व में विश्वास करते हैं, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व में नहीं। मुझे विश्वास करना अच्छा लगेगा, उन्होंने कहा। यह विश्वास करना बहुत आरामदायक है। अर्ली बिजनेस करियर। क्रिसमस ट्री और बडगेरिगार दोनों को उगाने और बेचने के असफल प्रयासों के बाद ब्रैनसन ने 1966 में निक पॉवेल के साथ स्टूडेंट नामक एक पत्रिका लॉन्च की। स्टूडेंट का पहला अंक जनवरी 1968 में प्रकाशित हुआ और एक साल बाद ब्रैनसन की कुल संपत्ति 50,000 पाउंड आकी गई। उद्यम का कार्यालय लंदन में बेजवाटर रोड के पास सेंट जॉन चर्च के तहखाने में स्थित था। हालांकि शुरुआत में वह उतनी सफल नहीं रही जितनी उन्हें उम्मीद थी, लेकिन बाद में यह पत्रिका मेलऑर्डर रिकॉर्ड व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण घटक बन गई, जिसे ब्रैनसन ने उसी चर्च से शुरू किया था जिसे उन्होंने स्टूडेंट के लिए इस्तेमाल किया था। ब्रैनसन ने लोकप्रिय एल्बमों का विज्ञापन करने के लिए पत्रिका का उपयोग किया, जिससे उनकी रिकॉर्ड बिक्री हुई। उन्होंने पत्रिका के लिए 1960 के दशक के उत्तरार्ध की कई प्रमुख हस्तियों का साक्षात्कार लिया, जिनमें मिक जैगर और आर.डी. लैंग शामिल थे। ब्रैनसन ने पॉवेल से सफलतापूर्वक झूठ बोलने के बाद स्टूडेंट का पूरा निर्देशन अपने हाथ में ले लिया कि पत्रिका के कार्यकर्ताओं ने पत्रिका को सहकारी संस्था में बदलने की पॉवेल की योजना का विरोध किया है। उनके व्यवसाय ने हाई स्ट्रीट आउटलेट्स, विशेषकर श्रृंखला WH स्मिथ की तुलना में काफी कम कीमत पर रिकॉर्ड बिक्री की। ब्रैनसन ने एक बार कहा था, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप इसे निराशा की भावना से नहीं करते। उस समय 1950 और 1960 के दशक में खुदरा मूल्य रखरखाव को सीमित करने के प्रयासों के बावजूद कई उत्पाद प्रतिबंधात्मक विपणन समझौतों के तहत बेचे गए थे, जो छूट को सीमित करते थे। अंततः ब्रैनसन ने लंदन के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में एक रिकॉर्ड की दुकान शुरू की। 1971 में निर्यात स्टॉक घोषित अभिलेखों की बिक्री के संबंध में उनसे पूछताछ की गई थी। मामला कभी भी अदालत के समक्ष नहीं लाया गया क्योंकि ब्रैनसन 33% के किसी भी अवैतनिक खरीद कर और 70,000 पाउंड जुर्माने को चुकाने के लिए सहमत हुए। उनके माता पिता ने निपटान का भुगतान करने में सहायता के लिए परिवार के घर को फिर से गिरवी रख दिया। वर्जिन 1972 से 1980 वर्जिन रिकॉर्ड्स की स्थापना। 1972 में अपने रिकॉर्ड स्टोर से अर्जित धन का उपयोग करके ब्रैनसन ने निक पॉवेल के साथ रिकॉर्ड लेबल वर्जिन रिकॉर्ड्स लॉन्च किया। वर्जिन नाम ब्रैनसन के शुरुआती कर्मचारियों में से एक द्वारा सुझाया गया था क्योंकि वे सभी व्यवसाय में नए थे। एंसन ने ऑक्सफोर्ड के उत्तर में एक देशी संपत्ति खरीदी जिसमें उन्होंने एक आवासीय रिकॉर्डिंग स्टूडियो, द मैनर स्टूडियो स्थापित किया। उन्होंने मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट माइक ओल्डफील्ड सहित नवोदित कलाकारों को स्टूडियो का समय पट्टे पर दिया, जिनका पहला एल्बम ट्यूबलर बेल्स 1973 वर्जिन रिकॉर्ड्स के लिए पहली रिलीज थी और चार्ट टॉपिंग बेस्टसेलर बन गया। वर्जिन ने सेक्स पिस्टल जैसे विवादास्पद बैंड पर हस्ताक्षर किए, जिस पर अन्य कंपनियां हस्ताक्षर करने के लिए अनिच्छुक थीं। वर्जिन रिकॉर्ड्स ने रोलिंग स्टोन्स, पीटर गैब्रियल, XTC जापान, UB40, स्टीव विनवुड और पाउला अब्दुल सहित अन्य कलाकारों के साथ अनुबंध किया और दुनिया का सबसे बड़ा स्वतंत्र रिकॉर्ड लेबल बन गया। इसने जनता को फॉस्ट और कैन जैसे कम ज्ञात अवंतगार्डे संगीत से अवगत कराने के लिए भी प्रशंसा हासिल की। वर्जिन रिकॉर्ड्स ने कल्चर क्लब को संगीत जगत से भी परिचित कराया। 1979 तक ब्रैनसन की कुल संपत्ति 5 पाउंड मिलियन आकी गई थी।
और 1 साल बाद वर्जिन रिकॉर्ड्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चला गया। 1981 से 1987 पैकेज हॉलिडे उद्योग, संकलन एल्बम और वर्जिन अटलांटिक। ब्रैनसन का एयरलाइन उद्योग में पहला सफल प्रवेश प्यूर्टो रिको की यात्रा के दौरान हुआ था। उनकी उड़ान रद्द कर दी गई थी, इसलिए उन्होंने बाकी रास्ते के लिए अपना खुद का विमान किराए पर लेने का फैसला किया और लागत को कवर करने के लिए एक छोटे से शुल्क के लिए बाकी फंसे हुए यात्रियों को यात्रा की पेशकश की। 1982 में वर्जिन ने गे बार हेवन खरीदा। 1991 में डेविड फ्रॉस्ट के साथ एक संघ में ब्रैनसन ने सीपीवी टीवी नाम के तहत 3 आईटीवी फ्रेंचाइजी के लिए असफल बोली लगाई। 1980 के दशक की शुरुआत में एक निर्माता के रूप में उनका एकमात्र प्रयास देखा गया। डॉग मैकलीन और ग्रेस मैकडोनाल्ड के सहयोग से द सिंगिंग शीप द्वारा नवीनता रिकॉर्ड बा ब्लैक शीप पर, जिस पर उन्हें जेफ मटन के रूप में श्रेय दिया गया था। ट्रैक में नॉरफॉक में उनकी चाची क्लेयर होरेस के फार्म में रिकॉर्ड किए गए जानवरों के शोर के नमूने शामिल थे, जो ड्रममशीन निर्मित ट्रैक पर सेट थे और 1982 में यूके चार्ट में 42वें नंबर पर पहुंच गए। 1983 में नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल म्यूजिक वर्जिन रिकॉर्ड्स कार्यालयों से एक अद्वितीय संकलन श्रृंखला के रूप में उभरा, जो अपनी मौलिकता में विशिष्ट थी। EMI के साथ सहयोग करते हुए पीटर जैमिसन ने रिचर्ड ब्रैनसन की नाव पर साझेदारी की, जिससे साइमन ड्रेपर को उपहार में दिए गए डेनिश बेकन पोस्टर के प्रेरित होकर संक्षिप्त और प्रभावशाली शीर्षक नाउ दैट इज व्हाट आई कॉल म्यूजिक तैयार हुआ। जॉन टेम्पलमैन के स्वामित्व वाली प्राचीन वस्तुओं की दुकान में रिचर्ड ब्रैनसन के परिचय ने पुराने संकेतों और विज्ञापनों के प्रति उनके बढ़ते आकर्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अंततः संग्रह को आकार दिया। ब्रैनसन ने 1984 में वर्जिन अटलांटिक और वर्जिन कार्गो का गठन किया। उन्होंने 1985 में वर्जिन हॉलिडेज का गठन किया। 1988 से 2000 दूरसंचार उद्यम, रेलवे और विश्वव्यापी प्रभाव। 1992 में अपनी एयरलाइन कंपनी को चालू रखने के लिए ब्रैनसन ने वर्जिन लेबल को EMI को £500 मिलियन में बेच दिया। ब्रैनसन ने कहा कि जब बिक्री पूरी हो गई तो वह रो पड़े, क्योंकि रिकॉर्ड व्यवसाय वर्जिन साम्राज्य की शुरुआत थी। उन्होंने संगीत व्यवसाय में फिर से प्रवेश करने के लिए 1996 में भी 2 रिकॉर्ड्स बनाए, जिसमें स्वयं की 5% हिस्सेदारी थी। वर्जिन ने यूरोपीय शॉर्ट हॉल एयरलाइन यूरो बेल्जियन एयरलाइंस का भी अधिग्रहण किया और इसका नाम वर्जिन एक्सप्रेस रखा। 1997 में ब्रैनसन ने 1990 के दशक के अंत में ब्रिटिश रेल के निजीकरण के दौरान रेलवे व्यवसाय में प्रवेश करके अपने जोखिम भरे व्यावसायिक कारनामों में से एक के रूप में देखा। वर्जिन रेल ग्रुप ने क्रमशः जनवरी और मार्च 1997 में परिचालन शुरू करते हुए इंटरसिटी क्रॉस कंट्री और इंटरसिटी वेस्ट कोस्ट फ्रेंचाइजी जीती। दोनों फ्रेंचाइजी 15 वर्षों तक चलने वाली थीं। 1990 के दशक की शुरुआत में विवादों की एक श्रृंखला ने वर्जिन अटलांटिक और ब्रिटिश एयरवेज के बीच तनाव पैदा कर दिया, जो वर्जिन को एक उभरते प्रतिस्पर्धी के रूप में देखता था। वर्जिन ने बाद में ब्रिटिश एयरवेज पर अपने यात्रियों को अवैध शिकार करने, उसके कंप्यूटरों को हैक करने और वर्जिन को नकारात्मक रूप से चित्रित करने वाली प्रेस को कहानियां लीक करने का आरोप लगाया। गंदी चाल के तथाकथित अभियान के बाद ब्रिटिश एयरवेज ने ब्रैनसन को £5 लाख, उनकी एयरलाइन को अतिरिक्त £1,10,000 देकर मामला सुलझा लिया और £3 मिलियन तक की कानूनी फीस का भुगतान करना पड़ा। ब्रैनसन ने अपना मुआवजा, तथाकथित BA बोनस, अपने कर्मचारियों के बीच वितरित किया। ब्रैनसन ने 1999 में वर्जिन मोबाइल और 2000 में ऑस्ट्रेलिया में एयरलाइन वर्जिन ब्लू लॉन्च की। 2001 से 2007 अंतरिक्ष यात्रा और वर्जिन मीडिया में प्रवेश।
25 सितंबर 2004 को ब्रैनसन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की, जिसके तहत एक नई अंतरिक्ष पर्यटन कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक यात्रियों को भुगतान करने के लिए स्पेसशिप वन के पीछे की तकनीक का लाइसेंस देगी, जो माइक्रोसॉफ्ट के सहसंस्थापक पॉल एलन द्वारा वित्त पोषित है और एरोनॉटिकल इंजीनियर बर्ट रूटन द्वारा डिजाइन की गई है। उपकक्षीय बाह्य अंतरिक्ष में वर्जिन गैलेक्टिक ने स्केल्ड कंपोजिट व्हाइट नाइट 2 का उपयोग करके 2 लाख अमेरिकी डॉलर की कीमत वाले टिकटों के साथ उड़ानें जनता के लिए उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। अंतरिक्ष यान स्पेसशिप 2 का निर्माण द स्पेसशिप कंपनी द्वारा किया गया है, जिसकी स्थापना ब्रैनसन और रूटन ने की थी और अब इसका स्वामित्व पूरी तरह से वर्जिन गैलेक्टिक के पास है। 2013 में ब्रैनसन ने कहा कि उन्होंने अपने 2 बच्चों 31 वर्षीय होली और 28 वर्षीय सैम को बाहरी अंतरिक्ष की यात्रा पर ले जाने की योजना बनाई थी, जब वे अपनी पहली सार्वजनिक उड़ान में स्पेसशिप 2 रॉकेट विमान की सवारी करेंगे। फिर उन्होंने इसकी योजना बनाई। 2014 फर्म के अपने प्रचार के हिस्से के रूप में ब्रैनसन ने अपने निजी बिजनेस जेट डसॉल्ट फाल्कन 900X गैलेक्टिक गर्लक GGLX में वर्जिन गैलेक्टिक पोशाक का एक संस्करण जोड़ा है। वह संडे टाइम्स रिच लिस्ट 2006 में यूके के सबसे धनी लोगों या परिवारों में 9वें स्थान पर थे, जिनकी संपत्ति 3 पाउंड बिलियन से थोड़ी अधिक थी। ब्रैनसन ने अपनी आत्मकथा में एयरलाइन शुरू करने के निर्णय के बारे में लिखा, जीवन में मेरी रुचि अपने लिए बड़ी, जाहिरा तौर पर अप्राप्य चुनौतियों को स्थापित करने और उनसे ऊपर उठने की कोशिश करने से आती है। जीवन को पूर्ण रूप से जीने की चाहत के नजरिए से मुझे लगा कि मुझे इसका प्रयास करना होगा। 2006 में SN ब्रुसेल्स एयरलाइंस के साथ विलय के माध्यम से वर्जिन एयरलाइंस ने अपनी अलग सूची बरकरार रखते हुए ब्रुसेल्स एयरलाइंस का गठन किया। इसने नाइजीरिया में वर्जिन नाइजीरिया नामक एक राष्ट्रीय एयरलाइन भी शुरू की, जिसका परिचालन 2009 में बंद हो गया। एक अन्य एयरलाइन वर्जिन अमेरिका ने अगस्त 2007 में सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरना शुरू किया। वर्जिन समूह के साथ ब्रैनसन का अगला उद्यम वर्जिन फ्यूल्स था, जिसे ग्लोबल वार्मिंग का जवाब देने और ऑटोमोबाइल और निकट भविष्य में विमानों के लिए एक क्रांतिकारी सस्ता ईंधन की पेशकश करके ईंधन की लागत में हालिया बढ़ोतरी का फायदा उठाने के लिए स्थापित किया गया था। ब्रैनसन ने कहा है कि वह पहले ग्लोबल वार्मिंग के प्रति संशयवादी थे और अल गोर के साथ नाश्ते पर हुई बैठक से उनका निर्णय प्रभावित हुआ था। 21 सितंबर 2006 को ब्रैनसन ने वर्जिन अटलांटिक और वर्जिन ट्रेनों के मुनाफे को पर्यावरण अनुकूल ईंधन के अनुसंधान में निवेश करने का वादा किया। यह निवेश $3 अरब का होने का अनुमान है। 4 जुलाई 2006 को ब्रैनसन ने अपनी वर्जिन मोबाइल कंपनी यूके केबल टीवी, ब्रॉडबैंड और टेलीफोन कंपनी NTL टेलीवेस्ट को 900 पाउंड मिलियन में बेच दी। वर्जिन मीडिया नाम से 8 फरवरी 2007 को बहुत धूमधाम और प्रचार के साथ एक नई कंपनी लॉन्च की गई। उनकी वर्जिन मीडिया कंपनी को NTL के साथ विलय करने का निर्णय दोनों व्यवसायों के संगत क्षेत्रों को एकीकृत करने के लिए किया गया था। जबकि ब्रैनसन के पास वर्जिन मोबाइल का 3/4 स्वामित्व था, अब उन्हें वर्जिन ब्रांड नाम के उपयोग के लिए प्रति वर्ष 8.5 मिलियन का भुगतान मिलेगा। उसके पास वर्जिन मीडिया का कोई भी हिस्सा नहीं है। 2006 में ब्रैनसन ने वर्जिन कॉमिक्स और वर्जिन एनिमेशन का गठन किया, जो एक मनोरंजन कंपनी थी जो वैश्विक दर्शकों के लिए नई कहानियां और चरित्र बनाने पर केंद्रित थी। कंपनी की स्थापना लेखक दीपक चोपड़ा, फिल्म निर्माता शेखर कपूर और उद्यमी शरद देवराजन और गौतम चोपड़ा ने की थी। ब्रैनसन ने 1 फरवरी 2007 को वर्जिन हेल्थ बैंक भी लॉन्च किया, जो भावी माता-पिता को अपने बच्चे की गर्भनाल रक्त स्टेम कोशिकाओं को निजी और सार्वजनिक स्टेम सेल बैंकों में संग्रहित करने का अवसर प्रदान करता है। जून 2006 में
वर्जिन अटलांटिक से एक सूचना के आधार पर यूके और यूएस प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों ने वर्जिन अटलांटिक और ब्रिटिश एयरवेज के बीच मूल्य निर्धारण के प्रयासों की जांच की। अगस्त 2007 में आरोपों पर ब्रिटिश एयरवेज पर 271 मिलियन पाउंड का जुर्माना लगाया गया था। वर्जिन अटलांटिक को अधिकारियों को सूचित करने के लिए छूट दी गई थी और उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था, एक विवादास्पद निर्णय जिसका फेयर ट्रेडिंग कार्यालय ने सार्वजनिक हित में बचाव किया। 9 फरवरी 2007 को ब्रैनसन ने एक नए वैश्विक विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार द वर्जिन अर्थ चैलेंज की स्थापना की घोषणा की, इस विश्वास के साथ कि इतिहास ने दिखाया है कि इस प्रकृति के पुरस्कार मानव जाति की भलाई के लिए तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहित करते हैं। वर्जिन अर्थ चैलेंज में उस व्यक्ति या समूह को $25 मिलियन का पुरस्कार देना था जो व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य डिजाइन प्रदर्शित करने में सक्षम हो, जिसके परिणामस्वरूप हानिकारक प्रभावों को कम किए बिना हर साल कम से कम 10 वर्षों के लिए मानवजनित वायुमंडलीय ग्रीनहाउस गैसों को शुद्ध रूप से हटाया जाएगा। इस निष्कासन का दीर्घकालिक प्रभाव होना चाहिए और पृथ्वी की जलवायु की स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। ब्रैनसन ने यह भी घोषणा की कि वह पुरस्कार के निर्णय में 5 न्यायाधीशों के एक पैनल में शामिल होंगे, जो अपने अपने क्षेत्र के सभी विश्व प्राधिकारी होंगे: अल गोर, सर क्रिस्पिन टिकेल, टिम फ्लैनेरी, जेम्स ई हेंसन और जेम्स लवलॉ। जुलाई 2007 में ब्रैनसन ने नूसा में अपना ऑस्ट्रेलियाई घर मेकपीस आइलैंड खरीदा। अगस्त 2007 में ब्रैनसन ने घोषणा की कि उन्होंने मलेशिया की एयरेशिया एक्स में 20% हिस्सेदारी खरीदी है। 13 अक्टूबर 2007 को ब्रैनसन के वर्जिन ग्रुप ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद नॉर्दर्न रॉक को अपने साम्राज्य में शामिल करने की मांग की, जिसके परिणामस्वरूप ब्रैनसन व्यक्तिगत रूप से कंपनी का 30% मालिक बन जाएगा और कंपनी का नाम नॉर्दर्न रॉक से बदलकर वर्जिन मनी कर दिया जाएगा। डेली मेल ने उनकी बोली के खिलाफ एक अभियान चलाया। लिबरल डेमोक्रेट के वित्तीय प्रवक्ता विंस केबल ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सुझाव दिया कि कर चोरी के लिए ब्रैनसन की आपराधिक सजा को कुछ लोगों द्वारा सार्वजनिक धन पर भरोसा न करने का एक अच्छा कारण माना जा सकता है। सितंबर 2023 में ब्रैनसन ने वित्तीय घाटे का सामना कर रही अपनी अंतरिक्ष यात्रा कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक में अतिरिक्त धनराशि लगाने के खिलाफ अपने निर्णय की घोषणा की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि उनके व्यापारिक साम्राज्य के पास अब व्यापक वित्तीय संसाधन नहीं हैं, जो आगे के निवेश पर बाधाओं का संकेत देता है। 2008 से 2019 होटल, स्वास्थ्य सेवा और धर्मार्थ प्रभा। 9 जनवरी 2008 को वर्जिन हेल्थकेयर ने घोषणा की कि वह स्वास्थ्य देखभाल क्लिनिकों की एक श्रृंखला खोलेगी जो होम्योपैथिक और पूरक उपचारों के साथ साथ पारंपरिक चिकित्सा देखभाल की पेशकश करेगी, एक ऐसा विकास जिसका यूके के स्वास्थ्य मंत्री बेन ब्रैडशॉ ने स्वागत किया था। जिन योजनाओं में जीपी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (NHS) के मरीजों को निजी वर्जिन सेवाओं में रेफर करने के लिए भुगतान किया जा सकता था, उन्हें जून 2008 में छोड़ दिया गया था। BMA ने चेतावनी दी थी कि यह योजना नैदानिक निष्पक्षता को नुकसान पहुंचाएगी। जीपी को मरीजों को इस ओर धकेलने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा। केंद्र में वर्जिन सेवाएं। स्विंडन में NHS प्रैक्टिस को संभालने की योजना सितंबर 2008 के अंत में छोड़ दी गई थी। फरवरी 2009 में ब्रैनसन के वर्जिन संगठन द्वारा पूर्व होंडा फॉर्मूला 1 टीम को खरीदने के लिए बोली लगाने की सूचना मिली थी। ब्रैनसन ने बाद में फॉर्मूला 1 में रुचि दिखाई, लेकिन दावा किया कि वर्जिन ब्रांड होंडा या किसी अन्य टीम के साथ शामिल होने से पहले फॉर्मूला 1 को अधिक आर्थिक रूप से कुशल और पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार छवि विकसित करनी होगी। 28 मार्च को 2009 फॉर्मूला 1 सीजन की शुरुआत में यह घोषणा की गई थी कि वर्जिन नई ब्रॉन जीपी टीम को प्रायोजित करेगा। साथ ही मध्यम अवधि में कम गंदा ईंधन पेश करने के बारे में भी चर्चा चल रही है।
सीजन की समाप्ति और मर्सिडीज बेंज द्वारा ब्रॉन जीपी की खरीद के बाद ब्रैनसन ने मैनर ग्रांड प्रिक्स की 80% खरीद में निवेश किया और टीम का नाम बदलकर वर्जिन रेसिंग कर दिया गया। 2010 में वर्जिन ग्रुप के तहत वर्जिन होटल्स लॉन्च किया गया था। फरवरी 2018 में ब्रैनसन ने घोषणा की कि यूके में पहला वर्जिन होटल एडिनबर्ग में खुलेगा। एयर एशिया और लोटस F1 रेसिंग के मालिक ब्रैनसन और टोनी फर्नांडिस के बीच 2010 F1 सीजन के लिए शर्त लगी थी, जहां हारने वाली टीम के बॉस को परिचारिका के रूप में एक चैरिटी उड़ान के दौरान विजेता की एयरलाइन पर काम करना होगा। फर्नांडिस शर्त विजेता के रूप में बच गए क्योंकि लोटस रेसिंग चैंपियनशिप में 10वें स्थान पर रही, जबकि वर्जिन रेसिंग 12वें और अंतिम स्थान पर रही। शर्त हारने के बाद भी ब्रैनसन ने अपनी बात रखी क्योंकि उन्होंने 12 मई 2013 को पर्थ और कुआलालंपुर के बीच एयर एशिया की उड़ान में परिचारिका के रूप में अपना कर्तव्य निभाया। 2010 में ब्रैनसन यूके की गॉर्डन बेनेट 2010 गैस बैलून रेस के संरक्षक बने, जिसमें 16 हाइड्रोजन गुब्बारे पूरे यूरोप में उड़ रहे हैं। अप्रैल 2012 में वर्जिन केयर ने स्वास्थ्य सेवाओं की एक श्रृंखला के प्रावधान के लिए 5 साल का अनुबंध शुरू किया, जो पहले स्थानीय प्राथमिक देखभाल ट्रस्ट NHS सरे के तत्वावधान में था। मार्च 2015 तक वर्जिन केयर देश भर में 230 से अधिक सेवाओं का प्रभारी था। जुलाई 2012 में ब्रैनसन ने लॉन्चर 1 नामित एक कक्षीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली बनाने की योजना की घोषणा की। 4 वाणिज्यिक ग्राहकों ने पहले ही लॉन्च के लिए अनुबंध कर लिया है और 2 कंपनियां नए स्मॉलसैट लॉन्चर द्वारा बनाए गए व्यावसायिक अवसरों की उम्मीद में लॉन्चर 1 के डिजाइन के लिए अनुकूलित मानकीकृत उपग्रह बसें विकसित कर रही हैं। अगस्त 2012 में जब परिवहन विभाग की देखरेख में प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के बाद इंटरसिटी वेस्ट कोस्ट फ्रेंचाइज को दोबारा टेंडर किया गया तो फर्स्ट ग्रुप को प्रदान किया गया। ब्रैनसन ने निविदा प्रक्रिया के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की थी और फर्स्ट ग्रुप द्वारा प्रस्तुत व्यवसाय योजना की वैधता पर सवाल उठाया था। जब वर्जिन रेल ने अनुबंध खो दिया तो ब्रैनसन ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि सिविल सेवकों ने उनका गणित गलत कर दिया है। अक्टूबर में बोली प्रक्रिया की जांच के बाद सौदे को रद्द कर दिया गया। परिवहन सचिव पैट्रिक मैकलॉगलिन ने घोषणा की कि इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण तकनीकी खामियां थीं और परिवहन कर्मचारियों द्वारा गलतियां की गई थीं। वर्जिन रेल ने 7 दिसंबर 2019 तक वेस्ट कोस्ट लाइन का संचालन जारी रखा, जब इसे अवंती वेस्ट कोस्ट से बदल दिया गया। सितंबर 2014 में ब्रैनसन ने ड्रोन कंपनी 3D रोबोटिक्स में अपने निवेश की घोषणा करते हुए कहा, यह देखना आश्चर्यजनक है कि गोप्रो से जुड़ी एक छोटी सी उड़ने वाली वस्तु क्या कर सकती है। इससे पहले कि वे विकल्प के साथ आते, एक महंगा हेलीकॉप्टर और चालक दल था। मैं वास्तव में उत्साहित हूं ड्रोन में 3D रोबोटिक्स की संभावित क्षमता के बारे में। वे दुनिया में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि यह किफायती तकनीक कई और लोगों को हमारे खूबसूरत ग्रह को इतने शक्तिशाली परिप्रेक्ष्य से देखने का मौका देगी। 2014 में ब्रैनसन ने फूडप्रेन्योर भोजन और पेय केंद्रित स्टार्टअप प्रतियोगिता शुरू की। विजेताओं को ब्रैनसन से मार्गदर्शन, कानूनी सहायता और ब्रांड परामर्श प्रदान किया गया। 2014 के विजेताओं में प्रॉपर बीन्स, किलर टोमेटो, स्वीट पिया पेंट्री और स्वीट वर्चुस शामिल थे। 2015 में प्रतियोगिता का विस्तार वर्जिन स्टार्टअप के फूडप्रेन्योर फेस्टिवल तक हो गया। 2015 के विजेताओं को टारगेट कॉरपोरेशन के खरीदारों को पेश करने का अवसर दिया गया। 2015 के विजेताओं में पिप एंड नट, डबल डच ड्रिंक्स, हैरी ब्रॉम्पटन, कॉली राइस और मेलो और मार्श शामिल थे। मार्च 2015 में वर्जिन ट्रेन ईस्ट कोस्ट ने इंटरसिटी ईस्ट कोस्ट फ्रेंचाइजी का संचालन शुरू किया। कंपनी स्टेज कोच 90% और वर्जिन ग्रुप 10% के बीच एक संयुक्त उद्यम थी।
वीटीसी की अपेक्षाओं से कम प्रदर्शन करने के कारण मई 2018 में यह घोषणा की गई कि सरकार द्वारा अनुबंध को जल्दी समाप्त कर दिया जाएगा। वीटीसी ने 23 जून 2018 को परिचालन बंद कर दिया और परिचालन एक सरकारी स्वामित्व वाले ऑपरेटर लंदन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे को सौंप दिया गया। नवंबर 2015 में ब्रैंसन ने वर्जिन लिमिटेड संस्करण पोर्टफोलियो में मॉस्किटो द्वीप को शामिल करने की घोषणा की। मॉस्किटो द्वीप पर स्थित ब्रैंसन एस्टेट नामक यह रिसोर्ट 22 मेहमानों के लिए 11 शयन कक्ष प्रदान करता है। 2017 में वर्जिन ग्रुप ने हाइपरलूप 1 में निवेश किया, जिससे दोनों के बीच एक रणनीतिक साझेदारी विकसित हुई। ब्रैंसन निदेशक मंडल में शामिल हुए और दिसंबर 2017 में इसके अध्यक्ष बने। 2017 वर्जिन स्टार्टअप के फूडप्रेन्योर पुरस्कार की घोषित विजेता द स्नैफलिंग पिग कंपनी थी, जिसने यूनाइटेड किंगडम में सबसे अधिक पैदल यातायात वाले खुदरा केंद्र इनटू लेकसाइड में 6 सप्ताह के किराए की जगह जीती। अक्टूबर 2017 में ब्रैंसन एक अतिथि निवेशक के रूप में शार्क टैंक के सीजन 9 प्रीमियर में दिखाई दिए 96, जहां उन्होंने लॉकर बोर्ड में निवेश किया, स्केटबोर्ड की एक टिकाऊ श्रृंखला जिसका आविष्कार 11 वर्षीय कार्सन क्रॉफल ने किया था। एंसन ने उस युवा व्यवसायी से कहा कि वह उसे अपनी याद दिलाता है। ब्रैंसन इस शो में आने वाले सबसे अमीर शार्क बन गए। अप्रैल 2018 में ब्रैंसन ने अपने वर्जिन होटल व्यवसाय के तहत संपत्ति को फिर से ब्रांड करने की योजना के साथ लास वेगास स्थित हार्ड रॉक कैसीनो होटल के अधिग्रहण की घोषणा की। वर्जिन होटल्स लास वेगास 25 मार्च 2021 को खुला। मई 2018 में यह घोषणा की गई थी कि वह एक निजी इक्विटी फंड में भागीदार बनेंगे जिसे मैट्रिक कैपिटल द्वारा सहप्रबंधित किया जाएगा। यह फंड निवेश के लिए उपभोक्ता सामान कंपनियों की तलाश करेगा। सितंबर 2018 में ब्रैंसन ने अपने चौथे वर्जिन स्ट्राइव चैलेंज में भाग लिया, जहां उन्होंने और एक कोर टीम ने पूरी तरह से मानव और पाल शक्ति के तहत सार्डिनिया के कैग्लियारी से मोंट ब्लांक के शिखर तक 2000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की। यह एक कठिन महीने भर चलने वाली चुनौती थी, जहां उन्होंने पूरे यूरोप में पदयात्रा की, बाइक चलाई और कयाकिंग की और मोंट ब्लांक पर लगभग चूक गए, जब खतरनाक गाउटर कोलोर को पार करते समय उन पर पत्थर की बारिश हुई। उन्होंने होली और सैम ब्रैंसन की चैरिटी बिग चेंज के लिए £1 मिलियन से अधिक जुटाए, जो युवाओं का समर्थन करती है। फरवरी 2019 में ब्रैंसन ने मानवीय संकट पर दुनिया भर का ध्यान आकर्षित करने और मानवीय सहायता के लिए धन जुटाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय लाभ संगीत कार्यक्रम वेनेजुएला एड लाइव आयोजित करने में मदद की। यह संगीत कार्यक्रम 22 फरवरी को वेनेजुएला की सीमा पर कोलंबिया के कुकाटा में हुआ। 2020 वर्तमान कोविड-19 कठिनाइयां। मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान, जिसमें वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा में लगभग 60% की नाटकीय गिरावट देखी गई, ब्रैंसन और वर्जिन ने कर्मचारियों को 8 सप्ताह की अवैतनिक छुट्टी लेने के लिए कहकर आलोचना को आकर्षित किया। वैश्विक महामारी के जवाब में ब्रैंसन ने वर्जिन अटलांटिक को बर्बादी से बचाने के लिए वाणिज्यिक ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में अपने लग्जरी नेकर द्वीप को रखा। ब्रैंसन ने कहा, पिछले 5 दशकों में मैं व्यवसाय में रहा हूँ। यह अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण समय है जिसका हमने सामना किया है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से कई लोगों की क्षति अभूतपूर्व है और व्यवधान की अवधि चिंताजनक रूप से अज्ञात बनी हुई है। 5 मई 2020 को यह घोषणा की गई थी कि कोविड-19 महामारी के कारण एयरलाइन 3000 कर्मचारियों की छंटनी करेगी, 2022 की गर्मियों तक बेड़े का आकार घटाकर 35 कर देगी, बोइंग 747 से 400 को रिटायर कर देगी और महामारी के बाद गैटविक से परिचालन फिर से शुरू नहीं होगा। 11 जुलाई 2021 को
रिचर्ड ब्रैंसन ने बेथ मोसेस, सिरिशा बंदला और कॉलिन बेनेट के साथ उड़ान भरी और VSS यूनिटी नामक वर्जिन गैलेक्टिक अंतरिक्ष यान पर अंतरिक्ष के किनारे 86 किलोमीटर या 53 मील तक पहुंच गए। इसने उन्हें अंतरिक्ष के किनारे तक यात्रा करने वाले किसी अंतरिक्ष कंपनी के पहले अरबपति संस्थापक बना दिया। फेल्ड बिजनेस वेंचर्स। ब्रैंसन वर्जिन कोला, वर्जिन कार्स, वर्जिन पब्लिशिंग, वर्जिन क्लोथिंग और वर्जिन ब्राइड्स जैसे कई असफल व्यावसायिक उपक्रमों में शामिल रहे हैं। हालांकि ब्रैंसन विफलता के बारे में आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। उन्होंने लिखा है, मुझे लगता है कि वापसी करने का रहस्य न केवल असफलताओं से डरना है, बल्कि उन्हें प्रेरक और सीखने के उपकरण के रूप में उपयोग करना है। गलतियां करने में कुछ भी गलत नहीं है जब तक कि आप वही गलतियां दोबारा न करें और फिर से। वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट्स। ब्रैंसन ने 1985 के बाद कई विश्व रिकॉर्ड तोड़ने के प्रयास किए, जब ब्लू रिबन की भावना में उन्होंने जहाज द्वारा अटलांटिक महासागर को सबसे तेज पार करने का प्रयास किया। वर्जिन अटलांटिक चैलेंजर में उनके पहले प्रयास के कारण ब्रिटिश जल में नाव पलट गई और रॉयल नेवी हेलीकॉप्टर द्वारा बचाव किया गया, जिसे व्यापक मीडिया कवरेज मिला। कुछ समाचार पत्रों ने ब्रैंसन से बचाव लागत के लिए सरकार को प्रतिपूर्ति करने का आह्वान किया। 1986 में अपने वर्जिन अटलांटिक चैलेंजर 2 में उन्होंने नौकायन विशेषज्ञ डैनियल मैककार्थी के साथ रिकॉर्ड को 2 घंटे से हराया। 1 साल बाद उनके गर्म हवा के गुब्बारे वर्जिन अटलांटिक फ्लायर ने अटलांटिक को पार किया। जनवरी 1991 में ब्रैंसन ने 2,600,000 क्यूबिक फीट 74,000 मीटर 3 के गुब्बारे में बैठकर जापान से आर्कटिक कनाडा तक 6,700 मील 10,800 किलोमीटर प्रशांत महासागर पार किया। इसने 145 मील प्रति घंटे 233 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1995 और 1998 के बीच ब्रैंसन, पेर लिंडस्ट्रैंड, व्लादिमीर डेज़ानिबेको, लैरी न्यूमैन और स्टीव फॉसेट ने गुब्बारे द्वारा दुनिया का चक्कर लगाने का प्रयास किया। 1998 के अंत में उन्होंने मोरक्को से हवाई तक एक रिकॉर्ड तोड़ उड़ान भरी, लेकिन मार्च 1999 में ब्रेटलिंग ऑर्बिटर 3 में बर्ट्रैंड पिक्कार्ड और ब्रायन जोन्स से पहले एक वैश्विक उड़ान पूरी करने में असमर्थ रहे। मार्च 2004 में ब्रैंसन ने गिब्स एक्वाडा में डोवर से कैलाइस तक 1 घंटे 40 मिनट और 6 सेकंड में यात्रा करके एक रिकॉर्ड बनाया, जो उभयचर वाहन में इंग्लिश चैनल को सबसे तेज पार करने वाला था। 6 घंटे का पिछला रिकॉर्ड 2 फ्रांसीसी लोगों ने बनाया था। टॉप गियर के कलाकारों जेरेमी क्लार्कसन, जेम्स मे और रिचर्ड हैमंड ने 2007 में एक उभयचर वाहन के साथ इस रिकॉर्ड को तोड़ने का प्रयास किया, जिसे उन्होंने बनाया था और चैनल को सफलतापूर्वक पार करने के दौरान ब्रैंसन के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सके। तटरक्षक बल द्वारा रोके जाने और यह पूछे जाने पर कि उनके इरादे क्या हैं, क्लार्कसन ने टिप्पणी की, हमारा इरादा BD ब्रैंसन से भी तेज गति से चैनल पार करने का है। तटरक्षक बल ने उन्हें शुभकामनाएं और बॉन यात्रा की शुभकामनाएं दी। सितंबर 2008 में ब्रैंसन और उनके बच्चों ने 99 फुट 30 मीटर स्लोप वर्जिन मनी में पाल के नीचे अटलांटिक महासागर को पूर्व की ओर रिकॉर्ड पार करने का असफल प्रयास किया। नाव, जिसे स्पीडबोट के नाम से भी जाना जाता है, का स्वामित्व NYYC सदस्य एलेक्स जैक्सन के पास है, जो ब्रैंसन और माइक सैंडरसन के साथ इस मार्ग पर सहकप्तान थे। 2 दिनों 4 घंटों के बाद 7 से 9 की तीव्रता वाली हवाएं, तेज आंधी और 40 फीट 12 मीटर के समुद्र में एक राक्षस लहर ने स्पिनंकर को नष्ट कर दिया, 10 लोगों की नाव को पानी में बहा दिया और मिनसेल को गंभीर रूप से तोड़ दिया। अंततः छोटी नाव सेंट जॉर्ज, बरमूडा तक जारी रही। टेलीविजन, फिल्म एंड प्रिंट। ब्रैंसन ने कई टेलीविजन शो में अतिथि भूमिका निभाई है, आमतौर पर खुद की भूमिका निभाते हुए, जिनमें फ्रेंड्स, बेवॉच, बर्ड्स ऑफ ए फेदर, ओनली फूल्स एंड हॉर्सेज, द डे टुडे,
कॉमेडी गुडनेस ग्रेसियस मी और ट्रिपिंग ओवर का एक विशेष एपिसोड शामिल है। ब्रैनसन ने 1990 के दशक के दौरान बीबीसी सैटरडे मॉर्निंग शो लाइव एंड किकिंग में कई प्रस्तुतियां दी, जहां उन्हें कॉमेडी एक्ट ट्रेव और साइमन ब्रैनस्टन पिकल के संदर्भ में द्वारा अचार आदमी के रूप में संदर्भित किया गया था। ब्रैनसन XTC के जनरल्स एंड मेजर्स वीडियो की शुरुआत में एक कैमियो में भी दिखाई देते हैं। वह फॉक्स पर द रिबेल बिलियनेयर ब्रैनसन क्वेस्ट फॉर द बेस्ट 2004 नामक एक रियलिटी टेलीविजन शो के स्टार भी थे, जिसमें 16 प्रतियोगियों को उनकी उद्यमशीलता और साहस की भावना के लिए परीक्षण किया गया था और केवल एक सीजन तक चला था। उनका उच्च सार्वजनिक प्रोफाइल अक्सर उन्हें व्यंग्य के एक पात्र के रूप में खुला छोड़ देता है। 2000 ईस्वी श्रृंखला जेनिथ में एक पर्यवेक्षक के रूप में ब्रैनसन की पैरोडी पेश की गई है, क्योंकि कॉमिक के प्रकाशक और पसंदीदा वितरक और वर्जिन समूह उस समय प्रतिस्पर्धा में थे। उन्हें द सिम्पसंस एपिसोड मोंटी कैंट बाय मी लव में टाइकून आर्थर फॉर्च्यून के रूप में, बिलीव नथिंग में गुब्बारा उड़ाने वाले मेगालोमैनियाक रिचर्ड चटनी ब्रैनसन पर एक व्यंग्य, जैसा कि ब्रैनस्टन पिकल में, के रूप में चित्रित किया गया है और उन्होंने द में खुद को आवाज दी है। राजकुमारी गाइड टेरी प्रचेत के विंग्स में ग्रैंडसन रिचर्ड 39 का किरदार ब्रैनसन पर आधारित है। उन्होंने कई फिल्मों में छोटी सी भूमिका निभाई है। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज 2004, जहां उन्होंने एक हॉट एयर बैलून ऑपरेटर की भूमिका निभाई, और सुपरमैन रिटर्न्स 2006, जहां उन्हें शटल इंजीनियर के रूप में श्रेय दिया गया और वह उनके साथ दिखाई दिए। बेटा सैम अपनी कहानी के केंद्र में वर्जिन गैलेक्टिक शैली के वाणिज्यिक सबऑर्बिटल शटल के साथ। उन्होंने जेम्स बॉन्ड फिल्म कैसीनो रॉयल 2006 में एक कैमियो भी किया है। यहाँ उन्हें एक यात्री के रूप में मियामी हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच से गुजरते हुए और तलाशी लेते हुए देखा जाता है। इसके तुरंत बाद कई वर्जिन अटलांटिक विमान दिखाई देते हैं। ब्रिटिश एयरवेज ने फिल्म की इन फ्लाइट स्क्रीनिंग में ब्रैनसन के कैमियो को संपादित किया। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री डेरेक एंड क्लाइव गेट द हॉर्न 1979 में कई संक्षिप्त और असंबद्ध भूमिकाएं निभाईं, जो पीटर कुक और डडली मूर के अंतिम कॉमेडी एल्बम की रिकॉर्डिंग के कारनामों का अनुसरण करती है। ब्रैनसन और उनकी मां को डॉक्यूमेंट्री फिल्म लेमोनेड स्टोरीज में भी दिखाया गया था। 2006 की शुरुआत में टीवी श्रृंखला रोव लाइव में रोव मैकमैनस और सर रिचर्ड ने टीवी पर लाइव एट योर हाउस एपिसोड के दौरान पूरे कपड़े पहनकर एक दूसरे को स्विमिंग पूल में धकेल दिया। ब्रैनसन एक स्टार ट्रेक प्रशंसक हैं और उन्होंने अपने नए अंतरिक्ष यान का नाम स्टार ट्रेक अंतरिक्ष यान के सम्मान में VSS एंटरप्राइज रखा है, और 2006 में कथित तौर पर उन्होंने अभिनेता विलियम शेटन को वर्जिन गैलेक्टिक के उद्घाटन अंतरिक्ष प्रक्षेपण पर सवारी की पेशकश की थी। 10 अगस्त 2009 को प्रकाशित टाइम पत्रिका में एक साक्षात्कार में शैटनर ने दावा किया कि ब्रैनसन ने उनसे संपर्क किया और पूछा कि वह अंतरिक्ष यान पर सवारी के लिए कितना भुगतान करेंगे। जवाब में शैटनर ने पूछा, आप मुझे इसे करने के लिए कितना भुगतान करेंगे। अगस्त 2007 में ब्रैनसन ने द कोलबर्ट रिपोर्ट पर घोषणा की कि उन्होंने एक नए विमान का नाम एयर कोलबर्ट रखा है। बाद में उन्होंने राजनीतिक व्यंग्यकार और टॉक शो होस्ट स्टीफन कोलबर्ट पर अपने मग से पानी डाला। ब्रैनसन ने बाद में कोलबर्ट से जवाबी कार्रवाई की। साक्षात्कार तुरंत समाप्त हो गया। दोनों हंसने लगे, जैसा कि 22 अगस्त 2007 को कॉमेडी सेंट्रल पर प्रसारित एपिसोड में दिखाया गया था। साक्षात्कार को द रिपोर्ट पर कोलबर्ट ब्रैनसन इंटरव्यू ट्रेन ब्रेक के रूप में प्रचारित किया गया था। इसके बाद ब्रैनसन ने द सूप में एक छोटी सी भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने जोएल मैकहेल के अधीन काम करने वाले एक प्रशिक्षु की भूमिका निभाई, जिसे स्टीफन कोलबर्ट के साथ पानी के झगड़े में शामिल होने के खिलाफ चेतावनी दी गई थी और बाद में उसे निकाल दिया गया था। मार्च 2008 में उन्होंने भारत में वर्जिन मोबाइल लॉन्च किया।
उस अवधि के दौरान उन्होंने बॉलीवुड फिल्म लंदन ड्रीम्स में एक छोटी सी भूमिका निभाई। जुलाई 2010 में ब्रैनसन ने ऑस्ट्रेलियाई नाविक जेसिका वॉटसन की दुनिया भर में उनकी एकल नौकायन यात्रा के बारे में वृत्तचित्र सुनाया। अप्रैल 2011 में ब्रैनसन केट विंसलेट के साथ CNN के मेनसेल में दिखाई दिए। दोनों ने मिलकर 1997 की फिल्म टाइटैनिक के एक प्रसिद्ध दृश्य को कैमरों के लिए दोहराया। बेहतर स्रोत की आवश्यकता है। 17 अगस्त 2011 को उन्हें हुलू के पहले लंबे प्रारूप वाले मूल प्रोडक्शन ए डे इन द लाइफ के प्रीमियर एपिसोड में दिखाया गया था। 30 अक्टूबर को ITV पर 2012 प्राइड ऑफ ब्रिटेन अवार्ड्स में ब्रैनसन ने माइकल केन, एल्टन जॉन, साइमन कोवेल और स्टीफन फ्राई के साथ 2012 के ब्रिटिश ओलंपिक और पैरालंपिक एथलीटों को श्रद्धांजलि देने के लिए रुडयार्ड किपलिंग की कविता इफ का पाठ किया। 1998 में ब्रैनसन ने अपनी आत्मकथा लूजिंग माई वर्जिनिटी शीर्षक से जारी की, जो एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर थी। सितंबर 2007 में साथी साहसी स्टीव फॉसेट के लापता होने से ब्रैनसन को गहरा दुख हुआ। अगले महीने उन्होंने टाइम पत्रिका के लिए माई फ्रेंड स्टीव फॉसेट शीर्षक से एक लेख लिखा। ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव्स। 1990 के दशक के अंत में ब्रैनसन और संगीतकार पीटर गैब्रियल ने नेल्सन मंडेला के साथ कठिन वैश्विक संघर्षों को हल करने के लिए काम करने वाले नेताओं के एक छोटे समूह के अपने विचार पर चर्चा की। 18 जुलाई 2007 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मंडेला ने एक नए समूह दी एल्डर्स के गठन की घोषणा की। कोफी अन्नान ने दी एल्डर्स के अध्यक्ष और ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड ने उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। एल्डर्स को ब्रैनसन और गैब्रियल सहित दानदाताओं के एक समूह द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। 1999 में ब्रैनसन इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन ICMEC के संस्थापक प्रायोजक बन गए, जिसका लक्ष्य लापता बच्चों को ढूंढने में मदद करना और बच्चों के शोषण को रोकना है, क्योंकि उनकी मां ईव संस्थापक सदस्य बनी ICMEC के निदेशक मंडल के। 2009 में स्थापित कार्बन वॉर रूम के माध्यम से उद्यमी ने ग्लोबल वार्मिंग और ऊर्जा संकट का समाधान खोजा। उन्होंने विजन के साथ अपने साक्षात्कार में कहा, हम सभी को इसमें भूमिका निभानी है, लेकिन मेरा मानना है कि कार्बन पश्चात अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए आवश्यक नई तकनीकों को विकसित करने में मदद करने के लिए निवेश और वाणिज्यिक कौशल लाने में उद्यमियों को वास्तव में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। कार्बन वॉर रूम पहल के माध्यम से उन्होंने 3 उद्योग क्षेत्रों शिपिंग, ऊर्जा दक्षता और विमानन और नवीकरणीय जेट ईंधन के लिए स्थायी विकल्प खोजने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने यूके के स्टार्टअप लोन कार्यक्रम के लिए आधिकारिक डिलीवरी पार्टनर वर्जिन स्टार्टअप भी लॉन्च किया। इस नए संगठन के माध्यम से उन्होंने पूरे ब्रिटेन में 18 से 30 वर्ष की आयु के उद्यमियों को ऋण प्रदान किया। 11 महीनों तक चली इस योजना के एक पायलट ने 100 व्यवसायों में 6 लाख पाउंड का निवेश किया। दक्षिण अफ्रीका में ब्रैनसन के अन्य कार्यों में ब्रैनसन स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप शामिल है, जिसे 2005 में वर्जिन की गैर लाभकारी संस्था और जोहान्सबर्ग में एक विश्वविद्यालय सिडा सिटी कैंपस के संस्थापक उद्यमी टैडी ब्लेचर के बीच साझेदारी के रूप में स्थापित किया गया था। स्कूल का लक्ष्य कौशल, सलाहकार, सेवाओं, नेटवर्क और वित्त व्यवस्था के साथ स्टार्टअप और सूक्ष्म उद्यमों का समर्थन करके दक्षिण अफ्रीका में आर्थिक विकास में सुधार करना है। स्कूल को समर्थन देने के लिए धन जुटाने की गतिविधि द संडे टाइम्स फास्ट ट्रैक 100 द्वारा की जाती है, जो वर्जिन ग्रुप द्वारा प्रायोजित है। इसके वार्षिक कार्यक्रम में, जहां छात्रों को कोचिंग और सलाह प्रदान करने के लिए दक्षिण अफ्रीका की यात्राओं पर रिचर्ड ब्रैनसन के साथ शामिल होने का स्थान मिलता है, उपस्थित लोगों को नीलाम किया जाता है। 2009 में प्रैक्टिकस के जेसन लक्केहर्स्ट और बॉयड केरशॉ, एनस्कॉफ ग्रुप के मार्टिन एनस्कॉफ और डेजी कम्युनिकेशंस के मैथ्यू रिले ने नीलामी के माध्यम से 1,50,000 पाउंड जुटाने में मदद की। मार्च 2008 में
ब्रैनसन ने कैरिबियन में अपने निजी द्वीप नेकर द्वीप पर कई उद्यमियों, मशहूर हस्तियों और विश्व नेताओं के साथ एक पर्यावरण सभा की मेजबानी की। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की। उम्मीद है कि बैठक इसी तरह की समस्याओं के संबंध में भविष्य की चर्चाओं के लिए एक अग्रदूत साबित होगी। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, विकिपीडिया के सहसंस्थापक जिमी वेल्स और गूगल के लैरी पेज उपस्थित थे। 8 मई 2009 को ब्रैनसन ने सूडानी सरकार द्वारा दारफुर क्षेत्र से सहायता समूहों के निष्कासन के विरोध में 3 दिनों की मियां फैरो की भूख हड़ताल की कमान संभाली। 2010 में उन्होंने और एंडुना फाउंडेशन, एमी रॉबिन्स द्वारा स्थापित और ह्यूमैनिटी यूनाइटेड ईबे के संस्थापक पियरे ओमिड्यार की पत्नी पाम ओमिड्यार द्वारा समर्थित एक संगठन ने एंटरप्राइज जिम्बाब्वे की स्थापना की। ब्रैनसन ग्लोबल जीरो अभियान के हस्ताक्षरकर्ता हैं, जो दुनिया भर में सभी परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय पहल है। दिसंबर 2008 में पेरिस में लॉन्च होने के बाद से ग्लोबल जीरो में 300 नेता हो गए हैं, जिनमें वर्तमान और पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी और सैन्य कमांडर और दुनिया भर में 4 लाख नागरिक शामिल हैं। परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए एक व्यावहारिक चरण दर चरण योजना विकसित की। 8 देशों में 75 कैंपस चैप्टर के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र अभियान शुरू किया और लॉरेंस बेंडर और पार्टिसिपेंट मीडिया के साथ साझेदारी में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म काउंटडाउन टू जीरो का निर्माण किया। 2010 से ब्रैनसन ने डिजिटल विकास के लिए ब्रॉडबैंड आयोग में एक आयुक्त के रूप में कार्य किया है, जो संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है जो ब्रॉडबैंड सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा देती है। 2011 में ब्रैनसन ने अधिक मानवीय और तर्कसंगत दवा कानूनों को प्राप्त करने के प्रयास को बढ़ावा देने के लिए लैटिन अमेरिका और अन्य जगहों के पूर्व राजनीतिक और सांस्कृतिक नेताओं के साथ ड्रग नीति पर वैश्विक आयोग में काम किया। दिसंबर 2013 में ब्रैनसन ने कंपनियों से समलैंगिकता विरोधी बिल के कारण युगांडा का बहिष्कार करने का आग्रह किया। ब्रैनसन ने कहा कि इस देश का समर्थन करना मेरी अंतरात्मा के विरुद्ध होगा। सरकारों को यह महसूस करना चाहिए कि लोग जिससे चाहें उसे प्यार करने में सक्षम होना चाहिए। 2014 में ब्रैनसन से नो अभियान के लिए अफ्रीकी वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन और पार्टनर वाइल्डेड के साथ शामिल हुए, जो वन्य जीवों के अवैध शिकार और तस्करी के मुद्दों पर सार्वजनिक जागरूकता लाने की एक पहल थी। ब्रैनसन मृत्युदंड के विरोधी हैं। उनका कहना है, मृत्युदंड हमेशा क्रूर, बर्बर और अमानवीय होता है। दुनिया में इसका कोई स्थान नहीं है। 2015 में ब्रैनसन ने अमेरिकी कैदी रिचर्ड ग्लॉसिप के समर्थन में एक पत्र जारी किया, जिस दिन उसे फांसी दी जानी थी, और 2021 में ब्रैनसन उन सार्वजनिक हस्तियों में से थे जिन्होंने सिंगापुर से नागेंद्रन के की फांसी को रोकने का आह्वान किया था। धर्मलिंगम एक मलेशियाई ड्रग तस्कर, जिसे हेरोइन तस्करी के लिए सिंगापुर में दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। नागेंद्रन को चांगी जेल में फांसी पर लटकाए जाने के बाद ब्रैनसन ने सिंगापुर में मृत्यु की निरंतर मशीनरी के लिए निराशा व्यक्त की, क्योंकि इसमें शालीनता, गरिमा, करुणा या दया के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई थी। अक्टूबर 2022 में सिंगापुर के गृह मंत्रालय ने सिंगापुर के गृह मामलों और कानून मंत्री के शनमुगम के साथ ड्रग्स और मृत्युदंड के प्रति सिंगापुर के दृष्टिकोण पर लाइव टेलीविजन बहस के लिए ब्रैनसन को सिंगापुर में आमंत्रित किया। ब्रैनसन ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। 2023 में ब्रैनसन ने एक बार फिर सिंगापुर के मृत्युदंड के रुख के खिलाफ बात की, जब उन्होंने 46 वर्षीय सिंगापुरी तंगराजू सुपैया की आगामी फांसी का विरोध किया, जिसे 1 किलोग्राम मारिजुआना की तस्करी का दोषी पाया गया था और उसे फांसी दी जानी थी। 26 अप्रैल 2023 और ब्रैनसन ने दावा किया कि तंगाराजू उस अपराध के लिए निर्दोष था जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया था। 28 जुलाई 2023 को सारी देवी जामानी की फांसी से पहले
ब्रैनसन ने भी सारी देवी की ओर से दया की अपील की थी। 2004 में येन में वोएन की फांसी के 19 साल बाद सारी देवी सिंगापुर में फांसी पाने वाली पहली महिला अपराधी थीं। अक्टूबर 2018 में ब्रैनसन ने सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी के लिए बात की, जिन्हें सऊदी अधिकारियों ने इस्तांबुल, तुर्की में सऊदी वाणिज्य दूतावास में सऊदी अरब की सबसे बड़ी लाल सागर पर्यटन परियोजना से उनकी सलाहकार भूमिका को निलंबित करके मार डाला था। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा, अगर पत्रकार जमाल खशोगी का लापता होना सच साबित हुआ तो पश्चिम में हम में से किसी की भी सऊदी सरकार के साथ व्यापार करने की क्षमता स्पष्ट रूप से बदल जाएगी। 1 दिसंबर 2020 को वर्जिन ऑर्बिट ने द पैटी ग्रेस स्मिथ फेलोशिप लॉन्च की, जिसे असाधारण अश्वेत छात्रों के लिए एरोस्पेस उद्योग में भुगतान कार्य अनुभव और परामर्श प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। 10 अप्रैल 2023 को रिचर्ड ब्रैनसन यूनाइटेड 24 धन उगाहने वाले मंच के राजदूत बने। इन आयोजनों के संबंध में विगिन यूनाइट ने टैबलेटोचकी फाउंडेशन के सहयोग से कैंसर से पीड़ित बच्चों को दुनिया के प्रमुख क्लिनिकों में ले जाने के कार्यक्रम की घोषणा की। क्लाइमेट चेंज प्लेज 2006 में ब्रैनसन ने अगले दशक के दौरान ग्लोबल वार्मिंग को संबोधित करने के लिए $3 बिलियन का निवेश करने की एक हाई प्रोफाइल प्रतिज्ञा की। हालांकि लेखिका और कार्यकर्ता नाओमी क्लेन ने 2014 तक $300 मिलियन से कम योगदान देने के लिए ब्रैनसन की आलोचना की है, जो मूल रूप से बताए गए लक्ष्य से काफी कम है। इसके अतिरिक्त क्लेन का कहना है कि उनकी प्रतिज्ञा के बाद के वर्षों में वर्जिन एयरलाइंस का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन काफी बढ़ गया है। बी टीम ब्रैनसन बी टीम के सहसंस्थापक हैं, जो एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 2013 में व्यापारिक नेताओं के एक समूह द्वारा की गई थी, जो सकारात्मक बदलाव लाने और स्थायी व्यापार अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बी टीम के कई फोकस क्षेत्र हैं, जिनमें जलवायु कार्रवाई, मानवाधिकार और जिम्मेदार कर प्रथाएं शामिल हैं। संगठन कार्यस्थल में लैंगिक समानता और विविधता और समावेशन की भी वकालत करता है, यह मानते हुए कि ये मुद्दे स्थायी व्यावसायिक प्रथाओं को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। पॉलिटिक्स 1980 के दशक में मार्गरेट थैचर द्वारा ब्रैनसन को कुछ समय के लिए कूड़े के राजा का पद दिया गया था, जिस पर ब्रिटेन को साफ सुथरा रखने का आरोप लगाया गया था। 1997 के यूके आम चुनाव के बीबीसी कवरेज के दौरान रॉयल फेस्टिवल हॉल में लेबर पार्टी समारोह में ब्रैनसन का साक्षात्कार लिया गया था। 2005 में उन्होंने घोषणा की कि आर्थिक मामलों पर दोनों मुख्य पार्टियों के बीच केवल नगण्य मतभेद हैं। 2000 के पहले चुनाव से पहले उन्हें लंदन के मेयर के लिए एक उम्मीदवार के रूप में सुझाया गया था। सर्वेक्षणों से संकेत मिला कि वह एक व्यवहार्य उम्मीदवार होंगे, लेकिन उन्होंने रुचि व्यक्त नहीं की। मार्च 2015 में ब्रैनसन ने कहा कि पुर्तगाल के उदाहरण का अनुसरण करते हुए यूके में लगभग सभी नशीली दवाओं के उपयोग को अपराध से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। ब्रैनसन ने यूरोपीय संघ में ब्रिटिश सदस्यता जारी रखने का समर्थन किया और 2016 के जनमत संग्रह का विरोध किया। 28 जून 2016 को ITV के गुड मॉर्निंग ब्रिटेन के लिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि जनमत संग्रह के परिणाम के परिणामस्वरूप उनकी कंपनी ने अपने मूल्य का 1/3 खो दिया है और यह एक योजनाबद्ध उद्यम है, जिसमें 3000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है, जिसकी उन्होंने पहले घोषणा की थी। जनमत संग्रह को स्थगित कर दिया गया था। उन्होंने दूसरे जनमत संग्रह के लिए अपना समर्थन दिया। ब्रैनसन ने 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन का समर्थन किया। ब्रैनसन ने न्यायेतर हत्याओं के आरोपों से घिरे फिलीपीन ड्रग युद्ध की खुले तौर पर आलोचना की। सितंबर 2016 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के पूर्व उच्चायुक्त लुइस आर्बर और ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति फर्नांडो हेनरिक कार्डोसो के साथ
तत्कालीन फिलीपीन राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे को एक पत्र लिखा और उनकी सरकार से हत्याओं को रोकने और सबूत विकसित करने का आह्वान किया। फिलीपींस की नशीली दवाओं की स्थिति को संबोधित करने के लिए आधारित नीतियां, मादक पदार्थों की तस्करी जैसे अपराधों के लिए मृत्युदंड के प्रति अपना विरोध व्यक्त करने के बाद अक्टूबर 2022 में ब्रैनसन को सिंगापुर की सरकार द्वारा नशीली दवाओं के प्रति इस देश के दृष्टिकोण और मृत्युदंड के संबंध में एक लाइव टेलीविजन बहस में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। हालांकि ब्रैनसन ने इस निमंत्रण को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि ऐसी बहसें अक्सर मुद्दे के बजाय व्यक्तित्वों पर केंद्रित होती हैं। ऑनर्स एंड अवार्ड्स। 1992 में ब्रैनसन को अमेरिकन एकेडमी ऑफ अचीवमेंट का गोल्डन प्लेट पुरस्कार मिला। 1993 में ब्रैनसन को लॉफ्टबोरो विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। 30 दिसंबर 1999 को नए साल की सम्मान सूची में एलिजाबेथ द्वितीय ने उनकी उद्यमिता के लिए सेवाओं के लिए उन्हें नाइट बैचलर का सम्मान प्रदान करने के अपने इरादे का संकेत दिया। उन्हें 30 मार्च 2000 को बकिंघम पैलेस में एक समारोह में प्रिंस ऑफ वेल्स चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा 2000 में ब्रैनसन को वाणिज्यिक हवाई परिवहन में उनकी उपलब्धियों के लिए टोनी जेनस पुरस्कार मिला। 2000 में ब्रैनसन को सैन डिएगो एयर एंड स्पेस म्यूजियम में इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। 2002 में बीबीसी की 100 महानतम ब्रितानियों की सूची में ब्रैनसन 85वें स्थान पर थे और जनता ने उन्हें वोट दिया था। ब्रैनसन को 2007 की टाइम पत्रिका की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भी स्थान दिया गया था। 7 दिसंबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने ब्रैनसन को पर्यावरण और मानवीय कारणों के लिए उनके समर्थन के लिए संयुक्त राष्ट्र संवाददाता संघ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया। 24 जनवरी 2011 को ब्रैनसन को जर्मन मीडिया पुरस्कार मीडिया कंट्रोल चार्ट्स द्वारा आयोजित से सम्मानित किया गया था, जो पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और दलाई लामा को दिया गया था। 14 नवंबर 2011 को ब्रैनसन को वर्जिन गैलेक्टिक के साथ सबऑर्बिटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के विकास में उनकी अग्रणी उपलब्धियों के लिए हेग में इंटरनेशनल स्पेस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा ISTA पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 11 फरवरी 2012 को ब्रैनसन को संगीत उद्योग में उनके योगदान के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज के प्रेसिडेंट मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2 जून 2013 को ब्रैनसन ने लिथुआनिया के कौनास में कौनास टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर होनोरिस कॉसा की मानद उपाधि प्राप्त की। 15 मई 2014 को ब्रैनसन को 2014 बिजनेस फॉर पीस अवार्ड मिला, जो ओस्लो, नॉर्वे में बिजनेस फॉर पीस फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। 21 सितंबर 2014 को द संडे टाइम्स द्वारा ब्रैनसन को पिछले 5 दशकों में सबसे प्रशंसित व्यवसायी व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई थी। 9 अक्टूबर 2014 को उत्कृष्ट संगठन द्वारा ब्रैनसन को नंबर 1 LGBT सहयोगी के रूप में नामित किया गया था। 29 अक्टूबर 2015 को ब्रैनसन को यूके स्थित कंपनी रिचटोपिया द्वारा 100 सबसे प्रभावशाली ब्रिटिश उद्यमियों की सूची में नंबर 1 पर सूचीबद्ध किया गया था। अक्टूबर 2015 में ब्रैनसन को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के परस्यूट ऑफ पीस अवार्ड्स डिनर में अंतर्राष्ट्रीय संकट समूह के अध्यक्ष का पुरस्कार मिला। 16 अक्टूबर 2018 को ब्रैनसन को वर्जिन रिकॉर्ड्स के सहसंस्थापक के लिए रिकॉर्डिंग की श्रेणी के तहत हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर 1 स्टार मिला। हॉलीवुड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स में 6764 हॉलीवुड बुलेवार्ड में उनका सितारा लगाया। टैक्स इवेजन। 1971 में ब्रैनसन को कर चोरी के लिए दोषी ठहराया गया था और खरीद कर का भुगतान करने से बचने के लिए घरेलू बाजार में बेचे जाने वाले रिकॉर्ड के लिए धोखाधड़ी से निर्यात दस्तावेज प्राप्त करने के लिए 1 रात के लिए जेल में डाल दिया गया था।
सीमा शुल्क अधिकारियों ने इस योजना को पकड़ लिया और एक स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए खरीदे गए रिकॉर्ड को अदृश्य स्याही से चिह्नित किया गया और बाद में उन्हें घरेलू बाजार में खरीदा गया। ब्रैनसन को एक अज्ञात मुखबिर द्वारा स्टिंग के बारे में सलाह दी गई और उन्होंने सबूतों को निपटाने का प्रयास किया, लेकिन यह असफल रहा। ब्रैनसन का व्यापारिक साम्राज्य अपतटीय ट्रस्टों और कंपनियों की एक जटिल श्रृंखला के स्वामित्व में है। संडे टाइम्स ने कहा कि उनकी संपत्ति 3 पाउंड बिलियन आंकी गई है यदि वह अपने कैरेबियाई द्वीप पर सेवानिवृत्त हो जाए और यह सब खत्म कर दे तो उसे अपेक्षाकृत कम कर चुकाना होगा। ब्रैनसन की उनकी व्यावसायिक रणनीति के लिए आलोचना की गई है और उन पर कारपेट बैगर होने का आरोप लगाया गया है। ब्रैनसन ने जवाब दिया कि वह कर कारणों के बजाय स्वास्थ्य के कारण नेकर पर रह रहे हैं। 2013 में ब्रैनसन ने खुद को कर निर्वासित के रूप में वर्णित किया। उन्होंने अपने मुख्य भूमि ब्रिटिश निवास को समाप्त करके और ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में रहकर लाखों कर बचाए। 2016 में राजकोष के तत्कालीन शैडो चांसलर लेबर के जॉन मैकडॉनेल ने अपनी नाइटहुड को रद्द करने की मांग के बीच इसे दोहराया था। पर्सनल लाइफ। ब्रैनसन ने 1972 में क्रिस्टन टोमासी से शादी की और 1979 में उन्हें तलाक दे दिया। उनकी कोई संतान नहीं थी। 1976 में ब्रैनसन की मुलाकात जॉन टेम्पलमैन से हुई और बाद में उसके साथ रिश्ता शुरू हुआ। रिश्ते के दौरान 3 बच्चों का जन्म हुआ। बेटी क्लेयर सारा, जन्म 1979, जिनकी जन्म के केवल 4 दिन बाद मृत्यु हो गई, एक और बेटी होली, जन्म 1981 और एक बेटा सैम, जन्म 1985। 1989 में ब्रैनसन और टेम्पलमैन ने नेकर द्वीप पर शादी की। 2017 में तूफान इरमा के बाद ब्रैनसन का नेकर द्वीप घर रहने लायक नहीं रह गया था। यह दूसरी बार था जब नेकर द्वीप का घर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। 2011 में तूफान आयरीन के कारण बिजली गिरने से इमारत में आग लग गई थी। एंसन की मां ईव की जनवरी 2021 में COVID-19 जटिलताओं से मृत्यु हो गई, 96 वर्ष की आयु में। उनके जीवन का एक उत्सव उनके बेटे द्वारा ऑनलाइन पोस्ट किया गया था। 2007 में ब्रैनसन को वर्जिन अमेरिका एयरलाइन पर संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू उड़ानों के लिए विपणन प्रयास के हिस्से के रूप में ऑन फ्लाइट शादी आयोजित करने के लिए यूनिवर्सल लाइफ चर्च मठ द्वारा एक मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। 2013 से 2017 तक उन्होंने स्टोव स्कूल की ओल्ड स्टोइक सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। नवंबर 2017 में जॉस स्टोन की समर्थक गायिका एंटोनिया जेने ने दावा किया कि ब्रैनसन ने नेकर द्वीप पर उसकी दरारों के बीच अपना सिर डालकर और नाव के इंजन की आवाजें निकालकर उसका यौन उत्पीड़न किया, एक अभ्यास जिसे जब सहमति से किया जाता है तो मोटर बोटिंग के रूप में जाना जाता है। ब्रैनसन के एक प्रवक्ता ने द सन अखबार से पुष्टि की कि बैंड के सदस्यों को 2010 में द्वीप पर एक पार्टी के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्हें और उपस्थित दोस्तों और परिवार को घटनाओं की कोई याद नहीं थी और वहां किसी को ठेस पहुंचाने या असहज महसूस कराने का इरादा कभी नहीं रहा होगा। अगर किसी को ऐसा महसूस हुआ तो रिचर्ड माफी मांगता है। ब्रैनसन एक अनुभवी पतंगबाज हैं और उन्होंने इस खेल में 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। पहले व्यक्ति इंग्लिश चैनल के पार पतंगबाजी करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे। फिर 2014 में उन्होंने पेशेवर पतंगबाज सुसी माई और उद्यमी एलिसन डिस्पाल्ट्रो सहित 3 महिलाओं के साथ पतंगबाजी करके सर्फबोर्ड की सवारी करने वाले अधिकांश लोगों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक शौकीन साइकिल चालक भी अगस्त 2016 में ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में अपनी साइकिल चलाते समय वह घायल हो गया, जिसके परिणामस्वरूप स्नायुबंधन फट गया और गाल फट गया। इन्फ्लुएंसेस। ब्रैनसन ने कई साक्षात्कारों में कहा है कि वह गैरकाल्पनिक पुस्तकों से बहुत प्रभावित रहे हैं।
वह आमतौर पर नेल्सन मंडेला की आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का उल्लेख करते हैं, जिसमें बताया गया है कि मंडेला उन सबसे प्रेरणादायक व्यक्तियों में से एक थे जिनसे मैं कभी मिला हूं और उन्हें अपना मित्र कहने का सम्मान मिला है। मानवीय और पारिस्थितिक मुद्दों में अपनी रुचि के कारण ब्रैनसन ने अल गोर की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक एन इनकन्वीनिएंट ट्रुथ और जेम्स लवलॉक की द रिवेंज ऑफ गया को भी अपनी पसंदीदा किताबों में सूचीबद्ध किया है। ब्रैनसन की पुस्तक स्क्रू इट लेट्स डू इट लेसन्स इन लाइफ के अनुसार वह जंग चांग के वाइल्ड स्वान और एंटनी बीवर के स्टेलिनग्राद के भी प्रशंसक हैं। कथा साहित्य में ब्रैनसन ने लंबे समय से पीटर पैन के चरित्र की प्रशंसा की है और 2006 में उन्होंने वर्जिन कॉमिक्स एलएलसी की स्थापना की, जिसमें कहा गया कि वर्जिन कॉमिक्स युवा रचनात्मक विचारकों की एक पूरी पीढ़ी को एक आवाज देगी।